20वीं सदी का वो दौर जब दुनिया एक बार फिर आग की लपटों में घिरी थी। सन 1943, एक ऐसी तारीख जब लाखों लोगों की किस्मत दांव पर लगी थी। भारत सदियों से ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ा हुआ आजादी की सांस लेने को बेताब था। लेकिन आजादी की राह इतनी आसान कहां। पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ युद्ध का कोहराम मचा था। एशिया में जापान का बढ़ता प्रभाव, यूरोप में हिटलर की नाजी सेना का आतंक, दुनिया एक नए सिरे से लिखी जा रही थी। और इसी उथल पुथल के बीच एक नाम गूंज रहा था, सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा शख्स जिसकी आंखों में एक ही सपना था, भारत को आजाद कराना। लंदन की सड़कों से लेकर बर्लिन की गलियों तक बोस ने आजादी की लौ जलाने की हर मुमकिन कोशिश की। ब्रिटिश साम्राज्य ने उन्हें बागी घोषित कर दिया था, लेकिन उनके लिए वो सिर्फ एक देशभक्त थे। उनकी आवाज, उनकी सोच हर भारतीय के दिल में उम्मीद जगा रही थी। लेकिन सवाल ये था कि अकेले वो इतना बड़ा साम्राज्य कैसे उखाड़ फेंकेंगे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसा जुनून जो हार मानना जानता ही नहीं था। उन्होंने जर्मनी का रुख किया, इस उम्मीद में कि दुश्मनों का दुश्मन दोस्त बन सकता है। जर्मनी से मुलाकातें हुई, रेडियो पर आजादी का पैगाम दिया गया, लेकिन बोस जानते थे कि असली लड़ाई एशिया में लड़ी जानी थी। जर्मनी में रहते हुए भी उनका दिल भारत की मिट्टी के लिए तड़प रहा था। उन्हें पता था कि आजादी का सूरज पूरब से ही उगना था। लेकिन जर्मनी से एशिया तक का सफर, यह कोई मामूली दूरी नहीं थी। बीच में मीलों का समुंदर, दुश्मनों का घेरा और ऊपर से जंग का माहौल। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा असंभव मिशन था जिसके बारे में सोचना भी किसी सपने जैसा था। उस वक्त के हालात ऐसे थे कि हवाई यात्रा बेहद खतरनाक थी और जमीन के रास्ते जाना नामुमकिन। तो बचा क्या? सिर्फ एक रास्ता, समुंदर का। लेकिन यह समुंदर भी तो अंग्रेजों के जहाजों से भरा पड़ा था। हर लहर पर खतरा मंडरा रहा था। बोस की नजरें नक्शे पर टिकी थीं। उन्हें पता था कि उन्हें आजाद हिंद फौज बनानी होगी। उन हजारों भारतीय सैनिकों को इकट्ठा करना होगा जो ब्रिटिश सेना के लिए लड़ने को मजबूर थे या जो जापानी सेना के हाथों पकड़े गए थे। इन सभी को एक साथ लाना, उन्हें आजादी के लिए लड़ना सिखाना, ये सब एशिया में ही हो सकता था। लेकिन वहां तक पहुंचने का रास्ता मौत को दावत देने जैसा था। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, जब तक कि एक नया खुलासा उनके दिमाग में नहीं आया। एक ऐसा विचार जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। एक पनडुब्बी, जर्मनी से जापान तक। एक जर्मन पनडुब्बी जो उन्हें इस खतरनाक सफर पर लेकर जाएगी। ये विचार जितना रोमांचक था, उतना ही डरावना भी। ये कोई पैसेंजर जहाज नहीं था, ये युद्धपोत था। हफ्तों तक समंदर की गहराइयों में बिना सूरज की रोशनी देखे लगातार खतरे से जूझते हुए सफर करना, ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस वो आम इंसान थे ही नहीं। उनके लिए यह आजादी की लड़ाई का एक और मोर्चा था, और इस मोर्चे पर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लेकिन यह सिर्फ एक पनडुब्बी का सफर नहीं था, ये खास मिशन था। उन्हें सीधे जापान तक नहीं ले जाया जा सकता था। बीच में एक गुप्त मुलाकात तय हुई थी, समुंदर के बीचों बीच, जहां कोई इंसान ना हो, जहां कोई जहाज न गुजरता हो। वहां एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी में बदलना था। यह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। दो अलग अलग देशों की पनडुब्बियां हजारों मील दूर एक अंधेरे तूफानी समंदर में मिलेंगी। यह खतरा ही खतरा था, लेकिन आजादी का जुनून हर खतरे पर भारी पड़ रहा था। जर्मनी की सर्द रातों में बोस ने अपने सामान की गठरी बांधी। कुछ किताबें, कुछ कपड़े, और सबसे अहम, उनकी हिम्मत। उन्हें पता था कि इस सफर पर जाने के बाद उनका वापस लौटना तय नहीं था। हर पल मौत उनका इंतजार कर सकती थी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प था। ये एक आदमी का आजादी के लिए किया गया सबसे बड़ा बलिदान था। उन्हें अब एक अनजान सफर पर निकलना था, एक ऐसा सफर जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। एक सफर
जो एक साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। इस असंभव यात्रा की शुरुआत अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर थी, एक ऐसा सफर जिसने भारत की आजादी की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। दिसंबर 1942 उत्तरी जर्मनी के कील बंदरगाह पर एक हलचल थी। चारों तरफ सख्त पहरा, हर चेहरा गंभीर। यहां कोई आम यात्री नहीं चढ़ रहा था। एक बेहद गोपनीय मिशन की तैयारी चल रही थी जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। उस पनडुब्बी का नाम था U-180। ये नाजी जर्मनी की सबसे लंबी दूरी की पनडुब्बियों में से एक थी जिसे विशेष अभियानों के लिए बनाया गया था। और इस बार इसका मिशन किसी हथियार या गुप्त दस्तावेज को पहुंचाना नहीं था, बल्कि इसका मिशन था एक ऐसे शख्स को ले जाना जिसकी नियति भारत की आजादी से जुड़ी हुई थी। सुभाष चंद्र बोस एक कोड नाम ऑरलैंडो मसोटा के तहत इस पनडुब्बी में सवार हुए। उनके साथ एक जर्मन अधिकारी आबिद हासन साफरानी भी थे, जो इस पूरे मिशन के चश्मदीद गवाह बनने वाले थे। पनडुब्बी के अंदर की दुनिया बेहद अलग थी। तंग गलियारे, धातुओं की गंध और मशीनों का लगातार शोर। बाहर समंदर की लहरों का प्रकोप और अंदर घुटती हुई हवा। बोस, जो हमेशा भव्य जीवन जीते आए थे, अब इस छोटे से लोहे के डिब्बे में मौत और जिंदगी के बीच हिचकोले खा रहे थे। जैसे ही पनडुब्बी में गोता लगाया, सूरज की रोशनी से उनका संपर्क टूट गया। अब उनका साथी सिर्फ मशीनों की घरघराहट थी और अंधेरे में चमकती कुछ लाल बत्तियां। उन्हें महीनों तक इसी तरह जीना था, बाहर की दुनिया से कटा हुआ, हर पल दुश्मनों के राडार से बचने की कोशिश करते हुए। अटलांटिक महासागर की ठंडी लहरें, ब्रिटिश और अमेरिकी नौसेना के गश्ती जहाज, हर तरफ खतरा मंडरा रहा था। पनडुब्बी का कैप्टन लेफ्टिनेंट अत्सुशी हायशी एक अनुभवी सैनिक था, लेकिन यह मिशन उसके लिए भी नया और अप्रत्याशित था। पनडुब्बी ने अटलांटिक पार करना शुरू किया। अफ्रीका के तटों के पास से गुजरते हुए हिंद महासागर की ओर बढ़ना था। ये मीलों लंबा सफर था जिसमें उन्हें कई बार ब्रिटिश युद्धपोतों और हवाई हमलों से बचना पड़ा। पनडुब्बी का हर गोता, हर मोड़ एक नया इम्तिहान था। अंदर बैठे बोस अपने लक्ष्य को कभी भूलते नहीं थे। वो समय समय पर अपने साथियों से बातें करते, अपनी योजनाओं पर चर्चा करते और इस मुश्किल सफर में भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं होने देते थे। उनकी आंखों में आजादी की वही चमक अब भी बरकरार थी। पनडुब्बी के अंदर जीवन बहुत मुश्किल था। पीने के पानी की कमी, खाने की समस्या और सोने की जगह का अभाव हर दिन एक चुनौती था। लेकिन बोस ने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने अपने आप को इस कठोर माहौल के हिसाब से ढाल लिया था। वो जानते थे कि ये बलिदान आजादी की राह में उठाया गया एक छोटा सा कदम था। उन्हें हिंद महासागर के बीच एक खास जगह पर पहुंचना था, जहां एक जापानी पनडुब्बी उनका इंतजार कर रही थी। महीनों तक समंदर की गहराइयों में रहने के बाद अप्रैल 1943 में U-180 आखिरकार हिंद महासागर में प्रवेश कर गई। यहां का मौसम अटलांटिक से भी ज्यादा अप्रत्याशित था। तूफानी लहरें पनडुब्बी को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थीं। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी, सिर्फ तूफान का शोर और पानी का गर्जन। कैप्टन और उनकी टीम हर पल अपनी नजरें समंदर पर गड़ाए हुए थे, उस गुप्त स्थान की तलाश में जहां उन्हें जापानी पनडुब्बी I-29 से मिलना था। पोर्ट डिएगो गार्सिया के दक्षिण पश्चिम में एक ऐसी जगह थी जहां कोई मानव बस्ती नहीं थी, कोई जहाज नहीं गुजरता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां दो पनडुब्बियों का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों पनडुब्बियों के रेडियो संकेत मिलने शुरू हुए। ये संकेत सिर्फ कुछ अंकों और अक्षरों का मेल नहीं थे, बल्कि आजादी की एक बड़ी उम्मीद की घोषणा थी। कैप्टन ने पनडुब्बी को सतह पर लाने का आदेश दिया। ये सबसे खतरनाक पल था। ऊपर हवा में दुश्मन के हवाई जहाज हो सकते थे, नीचे पानी में दुश्मन की पनडुब्बियां। और फिर समंदर की विशालताएं लहरों के बीच से U-180 धीरे धीरे ऊपर आने लगी। बाहर का नजारा भयावह था। विशाल लहरें पनडुब्बी को अपनी गिरफ्त में ले रही थीं, लेकिन दूर उस अंधेरे में एक और परछाई दिखाई थी। एक और पनडुब्बी
जापानी पनडुब्बी I-29। ये वो पल था जिसका इंतजार बोस और उनकी टीम को महीनों से था, लेकिन अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी। दो पनडुब्बियों के बीच तूफानी समंदर में एक रबड़ की नाव पर बैठकर जाना, ये किसी मौत की छलांग से कम नहीं था। ये मुलाकात सिर्फ दो पनडुब्बियों की मुलाकात नहीं थी, ये दो देशों के बीच आजादी की एक गुप्त संधि का प्रतीक था। और इस मुलाकात के बाद इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था। हिंद महासागर की वो तूफानी रात, शायद ही किसी ने ऐसी भयावह रात देखी होगी। आसमान से बिजली कड़क रही थी, समंदर अपनी पूरी ताकत से दहाड़ रहा था। U-180 और I-29, दो विशाल धातु के पिंड लहरों के बीच किसी कागज की नाव की तरह हिचकोले खा रहे थे। दोनों के बीच की दूरी कम थी, लेकिन इस तूफान में ये दूरी मीलों जितनी लग रही थी। सुभाष चंद्र बोस को अब इस पनडुब्बी से उतरकर दूसरी पनडुब्बी पर जाना था। ये एक ऐसा काम था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था और जिसे करना किसी मौत को गले लगाने जैसा था। जर्मन पनडुब्बी के डेक पर तूफान के बीच एक छोटी सी रबर की नाव तैयार की जा रही थी। हर लहर के साथ नाव पलटने का खतरा था। जहाज के नाविक अपने अनुभव और हिम्मत से इस मुश्किल काम को अंजाम दे रहे थे। बोस ने अपना सामान उठाया, एक छोटा सा सूटकेस जिसमें उनके कुछ जरूरी दस्तावेज और आज़ादी के सपने बंद थे। अब उनके साथ आबिद हसन सैफरानी भी थे, जो इस खतरनाक सफर में उनके साथी बनने वाले थे। समंदर का पानी उनके चेहरे पर पड़ रहा था, तेज हवा से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन बोस के चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अटूट विश्वास। जैसे ही नाव पानी में उतारी गई, एक विशाल लहर ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। नाव बुरी तरह हिचकोले खाने लगी। बोस और सैफरानी ने किसी तरह अपने आप को संभाला। एक तरफ जर्मन पनडुब्बी के नाविक रस्सियों से नाव को थामे हुए थे, तो दूसरी तरफ जापानी पनडुब्बी से भी नाविक रस्सियों के सहारे नाव को खींचने की कोशिश कर रहे थे। ये सिर्फ एक नाव से दूसरी नाव में जाना नहीं था, ये मौत के मुंह से निकलकर आज़ादी की एक नई उम्मीद तक पहुंचना था। दोनों पनडुब्बियों के बीच की दूरी लगभग 100 मीटर थी, लेकिन तूफान में ये दूरी कभी कम नहीं हो रही थी। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे नाव पलट जाएगी या दोनों पनडुब्बियों के बीच कुचल जाएगी। नाविकों की आवाजें लहरों के शोर में दबसी गई थीं, लेकिन हर कोई अपनी जान की परवाह किए बिना इस मिशन को सफल बनाने में जुटा था। बोस अपनी जिंदगी में कई खतरनाक हालात से गुजरे थे, लेकिन ऐसा खतरा उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, भारत की आज़ादी। अगर वो यहां डूब गए तो भारत को आज़ाद कराने का उनका सपना भी हमेशा के लिए समंदर की गहराइयों में दफन हो जाएगा। उन्हें हर हाल में दूसरी पनडुब्बी तक पहुंचना था। ये सिर्फ उनकी जिंदगी का सवाल नहीं था, ये लाखों भारतीयों की उम्मीदों का सवाल था। 1 घंटे से ज्यादा की इस जानलेवा मशक्कत के बाद आखिरकार नाव जापानी पनडुब्बी I-29 के पास पहुंची। जापानी नाविकों ने तुरंत बोस और सैफरानी को ऊपर खींच लिया। जब बोस ने I-29 के डेक पर पहला कदम रखा तो उनके अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वो जिंदा थे और उनका मिशन अभी भी जिंदा था। उन्होंने मुड़कर देखा, जर्मन पनडुब्बी U-180 धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में समा रही थी, जैसे एक परछाई बनकर गायब हो रही हो। ये एक विदाई थी, एक ऐसे मिशन की जिसने दुनिया को चौंका दिया था। I-29 के अंदर माहौल थोड़ा शांत था। कैप्टन मसाओ टेरेशिमा ने बोस का स्वागत किया, उन्हें सूखे कपड़े और गर्म भोजन दिया गया। इस पनडुब्बी में भी हालात कोई बहुत आरामदायक नहीं थे, लेकिन तूफान और मौत के मुंह से निकलने के बाद ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। बोस ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने एक असंभव काम कर दिखाया था। उन्होंने दुनिया के इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया था। अब I-29 को जापान की ओर बढ़ना था। साबांग इंडोनेशिया से होते हुए उन्हें टोक्यो पहुंचना था। सफर अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन सबसे खतरनाक हिस्सा बीत चुका था। वो सब जापान की धरती पर कदम रखने वाले थे, जहां से आज़ाद हिंद फौज को एक नई दिशा मिलने वाली थी। इस जानलेवा स्थानांतरण ने एक इंसान की हिम्मत और आज़ादी के प्रति उनके अटूट समर्पण की मिसाल पेश की थी। इस समुद्री मुठभेड़ ने इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना ली थी। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह आज़ादी की लौ को बुझने से बचाने का एक ऐसा प्रयास था जिसने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया था कि अगर इरादे बुलंद हों तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। जुलाई 1943।
सुभाष चंद्र बोस इस लंबी और जानलेवा यात्रा के बाद आखिरकार पूर्वी एशिया पहुंचे। उनका स्वागत जापान में किसी नायक की तरह किया गया, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, आजाद हिंद फौज। उन्हें पता था कि उनका असली काम अब शुरू होना था। हजारों भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए जापानी सेना के हाथों पकड़े गए थे। सिंगापुर, मलेशिया और बर्मा के युद्ध शिविरों में वो एक अनिश्चित भविष्य का इंतजार कर रहे थे। बोस को इन्हीं सैनिकों को एक साथ लाना था, उन्हें आजादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करना था। सिंगापुर में बोस ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। उनकी ओजस्वी वाणी ने उन निराश और हताश सैनिकों के दिलों में नई जान फूंक दी। उन्होंने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक प्रतिज्ञा थी, एक आह्वान था। उन भारतीय सैनिकों ने जो अब तक ब्रिटिश राज के लिए लड़ रहे थे, पहली बार आजादी के लिए लड़ने का सपना देखा। उनके दिलों में वर्षों से दबी राष्ट्रभक्ति की चिंगारी अब आग में बदलने लगी थी। कैदी शिविरों से निकलकर वो आजाद हिंद फौज में शामिल होने लगे। ये सिर्फ एक सैन्य संगठन नहीं था, ये भारत की आजादी का प्रतीक था। बोस ने उन्हें अनुशासन सिखाया, उन्हें लड़ने की नई तकनीकें सिखाईं, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने उन्हें एक मकसद दिया, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने का मकसद। 40,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक एक नेता के आह्वान पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो गए थे। इस फौज में सिर्फ पुरुष ही नहीं थे, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार थीं। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट बनाई गई, जिसकी कमान कैप्टन लक्ष्मी सहगल के हाथों में थी। ये उस दौर की एक अद्भुत मिसाल थी जब महिलाएं भी युद्ध के मैदान में उतरने को तैयार थीं। ये दिखाता है कि बोस का नेतृत्व कितना प्रभावशाली और दूरदर्शी था। आजाद हिंद फौज ने जय हिंद के नारे के साथ भारत की सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। उनका लक्ष्य था बर्मा के रास्ते भारत में प्रवेश करना और ब्रिटिश सेना को खदेड़ना। यह कोई आसान लड़ाई नहीं थी। उनके पास सीमित संसाधन थे, उन्हें खराब मौसम और घने जंगलों से भी जूझना था। लेकिन उनके पास एक चीज थी जो ब्रिटिश सेना के पास नहीं थी, आजादी के लिए लड़ने का अटूट जुनून। पूर्वी सीमा पर लड़ाई शुरू हुई। मणिपुर और नागालैंड की पहाड़ियों पर आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश और मित्र देशों की सेना का सामना किया। युद्ध भयंकर था, सैनिक बीमार पड़ रहे थे, खाने पीने की कमी थी और चारों तरफ मौत का साया मंडरा रहा था। कई भारतीय सैनिक मारे गए, कई घायल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर मोर्चे पर बहादुरी से लड़ाई लड़ी, आजादी की उस आग को अपने दिल में जलाए रखा। लेकिन युद्ध का पासा पलटने लगा। जापानी सेना को कई मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ा, आपूर्ति लाइनें कट गईं और आजाद हिंद फौज को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये वो वक्त था जब उम्मीद की किरण धीरे धीरे धुंधनाने लगी थी। सैनिकों की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन बोस ने उन्हें कभी निराश नहीं होने दिया। वो हर पल उनके साथ थे, उन्हें प्रेरित करते रहे, उन्हें आजादी का सपना दिखाते रहे। इस युद्ध में आजाद हिंद फौज ने भले ही पूरी तरह से जीत हासिल न की हो, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि भारतीय अपनी आजादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस लड़ाई का मानव मूल्य बहुत ज्यादा था। हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, अपने घरों से दूर, एक ऐसे सपने के लिए जो अभी भी अधूरा था। लेकिन इन बलिदानों ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने भारत की आजादी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी थी। यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारत की आत्मा की आवाज थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध का अंत एक कहानी का अंत नहीं होता। 1945 जमीन पर आजाद हिंद फौज के सिपाही शायद युद्ध हार गए थे, उनके हथियार छीन लिए गए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी चिंगारी भड़का दी थी जिसे दुनिया की कोई ताकत अब बुझा नहीं सकती थी।
अंग्रेजों ने सोचा वो इन सैनिकों को गद्दार कहकर दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाएंगे और भारत को हमेशा के लिए झुका देंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो असल में अपने ही साम्राज्य के खिलाफ आखिरी फैसला सुना रहे थे। लाल किले की दीवारों के बाहर एक तूफान खड़ा हो गया। पूरा देश, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग एक साथ अपने इन नायकों के लिए उठ खड़ा हुआ। ये सिपाही अब सिर्फ सैनिक नहीं थे, वो भारत की आजादी की जिद बन गए थे। जिन गलियों में कभी अंग्रेजों का हुक्म चलता था, वहां अब सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, जय हिंद। ये वो पल था जब ब्रिटिश हुकूमत को ये समझ आ गया कि जिस भारतीय सेना के दम पर वो 200 सालों से राज कर रहे थे, वो सेना अब उनकी नहीं रही। सुभाष चंद्र बोस ने मीलों दूर से ही साम्राज्य की नींव में बारूद भर दिया था और वो खुद अगस्त 2045 एक विमान, एक यात्रा और फिर वो एक खबर बन गए। वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, ये सवाल शायद इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज रहेंगे। लेकिन सच तो ये है कि सुभाष कभी गए ही नहीं। वो एक इंसान से बढ़कर एक विचार बन चुके थे, एक ऐसी ज्वाला जो हर भारतीय के दिल में जल रही थी। वो उस वक्त के हर बागी के जहन में जिंदा थे। और इसीलिए 2 साल बाद 15 अगस्त 1947 जब दिल्ली के लाल किले पर आजादी का तिरंगा पहली बार लहराया, तो सुभाष वहां थे। वो हवा में गूंजते जय हिंद के हर नारे में थे। वो आजाद भारत के हर सिपाही की वर्दी में थे। वो करोड़ों आंखों से बहते खुशी के आंसुओं में थे। जिस आजादी के लिए उन्होंने एक असंभव यात्रा की थी, वो आजादी आखिरकार हासिल हो गई थी। वो 90 दिन की पनडुब्बी की यात्रा वो सिर्फ जर्मनी से एशिया तक का सफर नहीं था। वो एक यात्रा थी गुलामी की जंजीरों से निकलकर भारत के आत्मसम्मान तक पहुंचने की। सुभाष चंद्र बोस एक नाम नहीं, एक हिम्मत, एक आवाज, एक ऐसा महानायक जिसने एक साम्राज्य को चुनौती दी और हमें सिखाया कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे अपनी रगों में बहते लहू से हासिल करना पड़ता है। भारत का वो नेताजी जिसे इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा।